खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ दीपाली। संसद का मॉनसून सत्र जारी है और कृषि और दूसरे विधेयकों को लेकर विपक्षी दल केंद्र सरकार पर हमलावर है और सभी दल सदन की कार्यवाही का बहिष्कार कर रहे हैं। विपक्षी दलों के सदन की कार्यवाही के बाइकॉट के बावजूद राज्यसभा में आज 3 लेबर कोड बिलों को पारित कर दिया गया और इन तीनों बिलों को पहले ही लोकसभा में पारित किया गया था। सरकार का दावा है कि ये बिल श्रम क्षेत्र में बड़े सुधार लाएंगे। हालांकि कई श्रमिक संगठन और कांग्रेस पार्टी इनका विरोध कर रही है। इसी मुद्दे पर आज करेंगे चर्चा। तो अभी कृषि सुधार बिल पर हंगामा शांत भी नहीं हुआ है कि नए लेबर कानूनों को लेकर ट्रेड यूनियन से लेकर राजनीतिक हलकों तक हर जगह विरोध देखा जा रहा है। कल विपक्षी पार्टियों के भारी विरोध के बावजूद सरकार ने देश में श्रम क्षेत्र में सुधार का दावा करते हुए लोकसभा में श्रम कानून से जुड़े 3 अहम बिल पास कराए। इनमें सामाजिक सुरक्षा बिल, आजीविका सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता बिल और साथ ही यहाँ पर औद्योगिक संबंध संहिता बिल भी शामिल है। रिपोर्ट देखते हैं, फिर करेंगे चर्चा। लोकसभा में श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने विधेयकों को पेश करते हुए कहा था कि सरकार ने काफी सोच समझ और परामर्श के बाद इस विधेयक को पेश किया है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि श्रम एवं रोजगार संबंधी संसदीय स्थायी समिति की 233 सिफारिशों में से 174 को स्वीकार कर लिया गया है। वर्षों के बाद वेतन सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, कार्यस्थल पर उचित वातावरण तथा उत्तरदायी विवाद निष्पादन व्यवस्था देने का कार्य इन लेबर कोड्स के माध्यम से किया जा रहा है। यह तभी संभव हो पा रहा है कि हमारे देश को एक जवाबदेह प्रधानमंत्री मिला है जो हर बात को सोचता और समझता है और तुरंत फैसला लेता है। इस विधेयक के मुताबिक अब टीवी और डिजिटल मीडिया के पत्रकार भी श्रमजीवी पत्रकार होंगे। महिला पुरुष का वेतन समान होगा। अनुबंधित कामगारों को भी नियमित कामगारों वाले फायदे मिलेंगे। स्वरोजगार वाले लोग भी ईपीएफ के दायरे में होंगे। महिलाएं हर जगह रात की पाली में भी काम कर सकती हैं। प्रवासियों को साल में एक बार घर जाने का किराया देना होगा। लेकिन इस विधेयक के मुताबिक 300 से कम कर्मचारियों वाली कंपनियां बिना नोटिस के किसी भी कर्मचारी को कभी भी निकाल सकती हैं। वहीं हड़ताल करने के लिए कर्मचारी संगठनों को कम से कम 60 दिन पहले नोटिस देना होगा। कभी भी हायर और फायर की नीति की वजह से कंपनियों को मनमानी करने का मौका मिलेगा। ये बिल इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अब इनको नियमित इनका जो वेतन का भुगतान होगा डिजिटल होगा। ये पारदर्शिता बहुत जरूरी था क्योंकि इसमें बहुत सारे शोषण पहले होते थे, मजदूरों को सही वेतन नहीं मिलता था। दूसरे सारे लोगों को जो भी असंगठित क्षेत्र में उनको एक नियुक्ति पत्र मिलेगा जो उनकी स्थिति को स्पष्ट करती है। उनकी सामाजिक सुरक्षा इससे बहुत बढ़ जाती है। इसके साथ ही उनका ये भी दावा है कि ये विधेयक में असंगठित क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा जिसमें प्रवासी मजदूर, अपना काम करने वाले श्रमिक, घर पर काम करने वाले श्रमिक और दूसरे कमजोर समूहों को किसी भी तरह से सामाजिक सुरक्षा देने में पूरी तरह से विफल है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले 22 करोड़ मजदूरों को लाभ होगा। अब उनको लगेगा कि वो संगठित हो रहे हैं। सरकार उनके स्वास्थ्य की भी चिंता कर रही है। सरकार उनके दिनचर्या की भी चिंतित कर रही है। सरकार उनके नियुक्ति पत्र की भी चिंता कर रही है और सरकार आने वाले समय में उनकी सामाजिक सुरक्षा का एक संपूर्णता से चिंता कर रही है। हमारे ख्याल से ये स्वागत योग्य है। बहरहाल कोरोना काल में जब वैसे ही नौकरी पर संकट के बादल छाए हुए हैं तो ऐसी स्थिति में इस बिल ने मालिकों के हाथों में काफी अधिकार दे दिए हैं, जबकि मजदूरों को उनके रहमो करम पर रहने के लिए मजबूर कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो इसे श्रम सुधार विधेयक कहा जा रहा है, लेकिन मजदूरों की आशंका है कि इस विधेयक से उनके बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकार भी
छीन लिए गए हैं। कहने की जरूरत नहीं कि यहाँ पर एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आज के मुद्दे पर हम इसी विधेयक पर बातचीत करेंगे, बहस करेंगे, लेकिन सबसे पहले सवाल बड़ा ये है कि हायर एंड फायर की पॉलिसी से किसको फायदा होगा। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या ये विधेयक मालिकों को खुली छूट दे रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये श्रम विधेयक मजदूर विरोधी है और कैसे सरकार जीतेगी मजदूरों का विश्वास। और चलिए इसी पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभी फिलहाल शिवम छाबड़ा जुड़े हैं, प्रवक्ता बीजेपी के हैं, और चंद्रशेखर जी जुड़े हैं, प्रवक्ता सीपीआई के हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाकी और भी यहाँ पर प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले चंद्रशेखर जी का रुख करते हैं। चंद्रशेखर जी, आप क्यों विरोध कर रहे हैं इस बिल का? इस बिल का विरोध करना इसलिए ज़रूरी है कि सरकार बिना किसी मजदूर प्रतिनिधि के या मजदूरों के सलाह के, बिना उनके समस्याओं को सुने, मनमाने तरीके से निरंकुश हो करके उन्होंने विधेयक को पास कर दिया। ये उन्होंने विपक्ष को सुनने का मौका ही नहीं दिया, न बहस करने का मौका दिया कि यह देश में 80% मजदूर हैं जो इस देश को चला रहे हैं, उनको एकदम इग्नोर कर दिया गया। उनका प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधियों से कोई बात ही नहीं की गई। यहाँ पर सिर्फ श्रम सुधार हो रहा है, श्रमिक के जीवन के सुधार के बारे में कोई बात ही नहीं हुई जी। इसलिए मैं विरोध कर रहा हूँ कि ये श्रमिक वर्ग लड़ करके, बहुत मुश्किलों से, अंग्रेजों से लड़ करके बहुत से श्रम कानूनों को बनवाया उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए। अब ठीक है, अगर सरकार ने सोच समझकर ये पूरे बिल को पास किया, क्या इसमें दिक्कत क्या लग रही है, कहाँ पर आपको कमी लग रही है? क्योंकि अगर हम कृषि विधेयकों की बात करें, वहां पर तो चलिए लोगों की अपनी कुछ मांगे हैं, अगर वो हो जाते हैं तो किसान संगठन अपनी बातों को लेकर फिर पीछे हट जाएगा। एमएसपी पे ज्यादा विरोध हो रहा है, लेकिन इसमें ऐसी क्या चीजें हैं जिसका आप खुले तौर से विरोध कर रहे हैं? देखिए मैडम, इसमें सबसे बड़ी बात है कि पूंजीपतियों को खुली छूट दे दी गई। एक इन्होंने कहा कि 300 जो जिस कारखाने में कर्मचारी काम करेंगे उनके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होगा। उसको जब चाहेगा मालिक निकाल देगा, जब चाहेगा जैसे भी। अब 300, कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है कि 300 से ज़्यादा मजदूर को रखे। अगर वहाँ पर 1200 भी काम कर रहे हैं तो उसमें 4-5 ठेकेदार को घुसेड़ दिया जाएगा, जो कोई 300 मजदूर ऑन रोल रखेगा ही नहीं। 100 रखेगा, 150 रखेगा, 50 रखेगा, और उसके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होगा। सब असेंबल करके चलाएंगे। एक ऐसी इंडस्ट्री, इतनी जो भी इंडस्ट्री आज के हिंदुस्तान में है, उस सब में छोटे छोटे ठेकेदार मिलकर के काम कर रहे हैं। इवन गवर्नमेंट का जो ऑफिस है उसमें भी तमाम एजेंसियां लगी हैं मानो सप्लायर के रूप में। तो अब वो बात ही नहीं कर पाएगा। उसको जब चाहेंगे निकाल देंगे। फिक्स टर्म से आप उसको नौकरी दे रहे हैं। हम 5। ठीक है, शिवम से पूछते हैं इसका जवाब। शिवम, क्या वजह है जो अब इस बिल का भी विरोध कर रहे हैं? और हालांकि इस बिल के बारे में जब जिक्र आया था तब से इसका विरोध हो रहा है, क्या इसके बारे में बातचीत नहीं की गई है? किस तरह से ये मजदूरों को फायदा पहुंचाएगा? क्योंकि अभी ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये फिर से फायदा पहुंचाने की कोशिश है पूंजीपतियों को। दीपाली जी, सबसे विचित्र बात तो ये है कि आपके प्रश्न का जो उत्तर सीपीएम के हमारे प्रतिनिधि को देना था, वो बात को गोलमोल कर गए। अभी तक पूरी बातचीत में वो एक बार भी ये बात नहीं बोल सके कि इस बिल से उनको आपत्ति क्या है। आप विश्वास मानिए, एक ऐसा ऐतिहासिक बिल मोदी सरकार में लेकर के आई है जिसका विरोध करना तो बनता ही नहीं है। 73 साल बाद, 70 से 73, 73 ईयर्स, 73 साल बाद हिंदुस्तान के अंदर में लेबर बिल के अंदर में अमेंडमेंट आता है और लेबर लॉज को बेनिफिट किया जाता है, लेबर लॉज को बेहतर किया जाता है, श्रमिकों की चिंता की जाती है, उनको साल भर में स्वास्थ्य सुविधाएं देने का बात की जाती है। ये भी कहा जाता है कि साहब अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो आप इसकी चिंता की, साल में एक बार अगर श्रमिक अपने गांव जाना जाता है, अपने घर जाना चाहता है, तो उसके जाने तक की भी सुविधा जो है उसका एम्प्लॉयर उसकी चिंता करेगा। यदि वो नौकरी छोड़ता है, नौकरी से निकाला जाता है, आने वाले 3 महीने उसको आधी तनख्वाह दी जाए, इसकी भी चिंता सरकार ने इस बिल के अंदर में करी है। सरकार ने इस बिल के अंदर में इस बात की भी चिंता करी है कि साहब प्रत्येक एम्प्लॉय, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो,
चाहे जिस प्रकार का भी हो, उसको बकायदा एक रिक्रूटमेंट लेटर उसका एम्प्लॉयर देगा। क्या ये सामान्य बात है? दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, इतिहास के अंदर में, हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर में पहली बार ऐसा हुआ है, मोदी सरकार के नेतृत्व में पहली बार ठेले वाला, रिक्शे वाला, आपका जो हम कह सकते हैं चाय की दुकान पे काम करने वाला, ढाबे पे काम करने वाला, जो श्रमिक, जो जिसको हम डेली वेज वर्कर कहते हैं, उसको भी ये सारे अधिकार जो परमानेंट एम्प्लॉयज को मिलते हैं उसका लाभ मिलने जा रहा है। क्या ये सामान्य बात है? आप वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, आप एक पत्रकार हैं, वर्किंग जर्नलिस्ट को भी इसके अधिकार के अंदर में उसका अधिकार को सुदृढ़ किया जा रहा है। क्या ये सामान्य बात है? केवल विरोध करना तो विपक्षी पार्टियों का काम है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन इस बात से मैं बहुत कमिटेड हूं कि जो बिल आया है बहुत जोरदार आया है, शानदार आया है, देश के श्रमिकों के विकास के लिए, देश के श्रमिकों के मैं कह सकता हूं कि उनके अधिकारों की पूर्ण रूप से रक्षा ये बिल करेगा, ऐसा मेरा मानना है। चीजें हैं जो अच्छी भी हैं, लेकिन जिसका जिक्र उन्होंने किया अभी चंद्रशेखर जी ने कि बिना मंजूरी 300 से कर्मचारी वाली कंपनियों को यहाँ पर कर सकेंगे, छटनी भी कर सकेंगे, तो ऐसे में लगता नहीं है कि इससे दिक्कत आएगी मजदूरों को? हाइपोथेटिकल दीपाली जी हाइपोथेटिकल बात पे, मतलब एक भविष्य में क्या घटना घटित होने वाली है उस पर आप बात मुझसे बयान और जवाब मांग लेंगी, तो ये ठीक नहीं है। आप हाइपोथेटिकल बात पे कैसे काम कर सकते हैं, मेरी समझ से बाहर है। शायद सीपीएम के पास में ज्यादा एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उस मैंने ये कहा कि इस बिल के माध्यम से श्रमिकों के अधिकारों की पूर्ण रक्षा की जाएगी, इसकी जिम्मेदारी भारत सरकार ने उठाई है। क्या आपत्ति है? जो ठीक है शिवम, आगे बात करेंगे क्योंकि ये आप मान रहे हैं, ठीक है, हम भी अगर ये करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है, इस बिल में बहुत सारी चीजें अच्छी भी हैं और क्या कमियां हैं इस पर ही हम बात करेंगे, लेकिन जो आप बोल रहे हैं कि यहाँ पर फ्यूचर को देखकर अभी से कैसे सोच लेना, तो ये भी ऐसा जरूरी नहीं। कई बार ऐसा होता है कि बिल कुछ और होता है, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाए तो बड़ी बात होती है। खैर, इस पर आगे चर्चा करेंगे, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी मेहमान जुड़ेंगे हमारे साथ। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुणाल रावत, जो राज्य सचिव हैं ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के, कांग्रेस के। बहुत स्वागत है कुणाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुणाल जी, क्या वजह है, क्यों विरोध किया जा रहा है इस लेबर लॉ बिल का भी? ये श्रमिक विरोधी, कैसे ये श्रमिक विरोधी है, आप बताएंगे? क्योंकि यहाँ पर ये तो कहा जा रहा है, तो ऐतिहासिक है ये जो इस बार सदन से पास हुआ है, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जिसमें बहुत चीजें बदलेंगी और इससे फायदा होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है जिस एक्ट में अगर मजदूर को आवाज छीनने का अधिकार नहीं हो, आवाज देने का अधिकार नहीं हो, आप देखिए इस पूरे एक्ट में हड़ताल नहीं कर पाएगा आज भी, और हड़ताल का अधिकार इसमें छीना हुआ है। और मजदूर के पास में कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए जो मैकेनिज्म है वो सबसे बड़ा हड़ताल का है, अपनी स्ट्राइक का है, अपनी बात कहने का है। तो एक तो इसमें हड़ताल का अधिकार छीन लिया है। आप देखिए इसमें प्रोविजन है, हड़ताल का अधिकार छीन लिया है। आप देखिए मतलब आपको क्रिमिनल बना दिया मजदूर को, और इस ट्रेड यूनियन को मजबूत करने की बजाय इसको कमजोर करने का अधिकार है। ये एक एक्ट है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। दूसरी बात आप देखिए कि इसमें जो मजदूर संगठन की जो बार्गेनिंग पावर है वो खत्म करने का अधिकार इसमें है। तीसरी बात देखिए, आप 300 से कम वर्कर है उसको बिना सरकारी परमिशन के छटनी का अधिकार मिल जाएगा, उनको निकालने का अधिकार मिल जाएगा। जब आप 300 से कम, जब कानूनी उसको जो लाभ देने का अधिकार खत्म हो जाएगा, तो ये मजदूर विरोधी है नहीं तो क्या है? नहीं, मजदूर विरोधी नहीं है, यही बता रहे हैं शिवम। शिवम बताइए, क्योंकि आप मुझे समझा रहे थे, इनको समझाइए क्योंकि इस बात पर कंफ्यूजन है या क्या है। आप पहली बात, हाँ। देखिए पहले ये था कि 100 मजदूर से ज्यादा होने पर उसको रिट्रेसमेंट करने के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी। अब आपने उसको 100 को बढ़ा के 300 कर दिया। 300 वालों की फैक्ट्रियां कितनी है पूरे देश में? गिनी चुनी फैक्ट्रियां हैं। तो हायर एंड फायर का सिस्टम कर दिया जो अंग्रेजी जमाने में था। हायर एंड फायर का सिस्टम कर दिया जो अंग्रेजी जमाने में था, ये कर दिया इन्होंने। बोलिए शिवम। एक तो अभी पहले हड़ताल की बात जो भाई साहब ने कही, मैं उसको रिफाइंड दे दूं
बिल्कुल कोई अधिकार किसी का छीना नहीं गया है। केवल ये कहा गया कि आप उनको नोटिस दीजिए और निश्चित रूप से अगर आपकी बात को माना नहीं जाता है तो आप हड़ताल कर सकते हैं। इसमें तो कहीं को दोहरा ही नहीं, मैं अपनी बात नहीं बोल रहा हूँ, जो हाथ एक्ट में लिखी गई है उसकी बात रिपीट कर रहा हूँ। दूसरा उन्होंने कहा हायर एंड फायर की पॉलिसी। पहली बार ऐसा हुआ है कि इस एक्ट के माध्यम से यदि एम्प्लॉयर आपको किसी भी कारणवश, मैं कह रहा हूँ किसी भी कारणवश आपको निकाला जाता है, अगले 3 महीने की तनख्वाह, आधी तनख्वाह वो आपको देंगे। आपको 15 दिन का रीस्केलिंग का भी आपको उसका भी भत्ता वो देंगे। क्या ये ऐतिहासिक नहीं है? आप क्यों चाहते हैं कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कॉन्फ्रंट्रेशन बना रहे? अगर उसको सुलभता से, अगर इस एक्ट के माध्यम से सुलभता से बैठ करके निर्णय ठीक हो सकता होगा, क्यों नहीं करना चाहिए? और मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मैं उनके भाई को ये बात भी समझाना चाहता हूं, पूर्ण रूप से श्रमिकों के अधिकार की रक्षा ये एक्ट करने वाला है। पहली बार आप बताइए ना, वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट के तहत आप भी पत्रकार हैं, मुझे इसका जवाब दीजिए। आज तक 70 साल के अंदर में एक बार भी जो वर्किंग जर्नलिस्ट का जो डेफिनेशन था उसके अंदर केवल प्रिंट का मामला था। पहली बार डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक ऐड किया गया। क्यों किया गया? उसके बाद आपको मैंने कहा कि जो दिनचर्या की जो डे टू डे वेजेस वाले लोग हैं, जो ठेला चलाते हैं, जो सामान ढोते हैं, जो किसी दुकान में काम करते हैं, किसी ढाबे में काम करते हैं, इस प्रकार के मजदूरों को भी पूर्ण अधिकार से लेस किया गया। क्या ये ऐतिहासिक और क्रांतिकारी नहीं है? तो मैं केवल ये कह रहा हूं कि ठीक है, हर चीज का पक्ष और विपक्ष होता है। मैं समझ सकता हूँ कि बहुत सारे छावड़ा जी आप जो बात कर रहे हैं, ये 1 मिनट, आप इतनी चिकनी चुपड़ी बात आप कर रहे हैं। जब कोरोना चालू हुआ, हमारे माननीय श्रम मंत्री भारत सरकार ने ये ऑर्डर पास किया श्रम मंत्रालय से कि जो भी फैक्ट्री के कर्मचारी गांव गए या चले गए, किसी को न निकाला जाएगा न किसी की तनख्वाह काटी जाएगी, पूरी मिलेगी। लेकिन आप बताइए कितने इंडस्ट्री वाले ने, किस मालिक ने वो पैसा दिया किसी कर्मचारी को, और आने के बाद अभी काम भी नहीं दे रहे हैं। आप चिकनी चुपड़ी बात करें, ठेले वाले को, खोंचे वाले को, आपको मालूम है 60% घर में औरतें और मजदूर दरदोजी की काम कर रही हैं। सुन लीजिए, अरे आप काम कर रही है दरदोजी की, जो सब्जी वाला है या घरों में काम कर रही होम बेस्ड वर्कर, पहली बार इस बिल के माध्यम से तन्वी जी, पहली बार हमारी बहनों को, माताओं को रात में काम करने का अधिकार दिया जा रहा है। अरे रात में छोड़िए, यहाँ जब दिन में काम ही नहीं है, रात में काम है नहीं, रात में क्या काम करेंगे? इसका जवाब दीजिए ना सीधे। आप दिन में तो सुरक्षा कर नहीं पा रहे हैं, नहीं होती है। चंद्रशेखर जी जो कह रहे हैं, शिवम जी इसका जवाब दीजिए। विनम्रता से एक बात कह रहा हूँ, दिन में महिलाओं की सुरक्षा कर नहीं पा रहे हैं, स्थानीय लेबर डिपार्टमेंट करे ना, क्यों नहीं करता है? आप कितनी छेड़खानी हो रही है, ऑफिस में कितना शोषण हो रहा है, कितना महिलाओं का हरसमेंट हो रहा है दिन के अंदर, चाहे वो हॉस्पिटल में काम कर रही हो, चाहे ऑफिस में काम कर रही हो, बैंक में काम कर रही हो। दिन में आप सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, रात को किसके भरोसे आप काम पर भेजेंगे? आप रात में उसके पीछे कौन सी सिक्योरिटी लगाएंगे? आप कह रहे हैं कि महिलाओं को काम दे रहे हैं रात में, ये आप एहसान कर रहे हैं स्थानीय सरकारों से। सर दिन दहाड़े सर जाके सरकारी ला करके जा करके स्थानीय सरकारों से पूछिए ना सर। इतने अधिकार से आप मुझसे पूछ रहे हैं, उतने अधिकार से स्थानीय सरकार से पूछिए कि ऐसा क्यों नहीं करने का काम करेंगे? उत्तर प्रदेश बात करते हैं, बात इम्प्लीमेंट की है, बहादुराना निर्णय है क्या आपका? जब मजदूरों को जरूरत थी तब कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? आप करिए ना, महिलाओं को आधा काम दे के पूरा वेतन दीजिए, 8 घंटे की बजाय 4 घंटा काम कराइए और पूरा वेतन। सुन लीजिए, ये आपका बहादुराना काम होता है। आप उससे 12 घंटा काम करा, आप 12 घंटा करके मिनिमम वेज नहीं देते, आप मिनिमम वेज नहीं देते। भाई साहब, इनकी ताकत सुन लीजिए, इनकी ताकत नहीं है कि असंगठित क्षेत्र का जो मजदूर महिला जो जा करके लेबर अड्डे पे खड़े होती है काम करने के लिए, अपने श्रम को बेचने के लिए, वहां पर उसके शौचालय साधन नहीं है, पानी का साधन नहीं है, यहाँ तक कि कार्यस्थल पे जाती है वो काम करने के लिए असंगठित क्षेत्र में, तो उसे मुंह छिपाना पड़ता है। छोटी सी बात है लेकिन है बहुत बड़ी शिवम, क्योंकि यहाँ पर अभी नहीं, आप देखिए ना, असंगठित में महिलाएं जो काम करती है वो होम वर्कर है। आप कारपेट देख लीजिए, बीड़ी देख लीजिए, अगरबत्ती देख लीजिए, मोमबत्ती देख लीजिए। लगती है तो आप कह दीजिए।
भारत सरकार की मंशा पे, भारत सरकार के एक्ट में अगर कमी हो तो आप मुझे कह दीजिए, मुझे कटघरे में खड़ा कर दीजिए, लेकिन इस प्रकार से आप बात नहीं कह सकते। बहुत कमी है, जो कानून है, स्टेट आपको जो बात कानून है जिसको तिलांजलि आप दे रहे हैं, क्यों नहीं पूछते हैं सर? पूछिए ना। और सुनिए, आपने ये बात कही कि जहां कानून है कि वह कार्रवाई हुई है, क्या बात कर रहे हैं आप? ठीक है, एक मिनट, एक कुणाल जी, ये अरे पूरे एक्ट की आप एक बात समझिए। ठीक है, शिवम आएंगे आपके पास। कुणाल जी, पूरे इसमें आपको अच्छी बात क्या लग रही है कि ये जो पास हुआ है बिल, इसमें क्या आपकी फेवर में है? इसमें कोई भी चीज फेवर में नहीं है। आपने उसको 1926 से पहले वाली अंग्रेजों वाली स्थिति में ला दिया। अच्छा, आप बताइए मुझे, अगर आप मेरी बात सुनिए, 73 साल में पहली बार हुआ है, 73 ईयर 1926 में ले जाके छोड़ दिया है। कौन सी मानसिकता में बिलीव करते हैं? नहीं चाहते बहनें आपके साथ काम करें, नहीं चाहते आपकी माताएं बहनें आपके साथ काम करें रात में, आप नहीं चाहते, आप नहीं चाहते दैनिक वेतनधारी लोग जो समाज होते हैं, जो ठेला चलाते हैं, जो सब्जी बेचते हैं, जो ढाबे में काम करते हैं, वो आपके साथ खड़े हो सके। इस सरकार ने निश्चित किया है, श्रम अधिकार कानून के साथ में इस सरकार ने निश्चित किया है। सर, आप लोग ब्राह्मण फैलाइए, ब्राह्मण फैलाइए, ब्राह्मण मत फैलाइए। अगर आप शाम को इतना पैसा देंगे, ये है आपके एक्ट में। ठीक है कुणाल जी, एक जो बात इसमें कही गई है, आप बताइए जरा। इसमें ये कहा गया है कि एक डेटा बैंक तैयार किया जा रहा है और इससे ये होगा कि उनके मूल स्थान पर जाने के लिए नियोक्ता द्वारा 1 साल उन्हें यात्रा भत्ता दिया जाएगा। अभी तक जो दुर्घटना होती थी उसमें जो आधी राशि थी वो अब यहाँ पर जो पीड़ित होंगे मजदूर, उनके पास भी 50% जाएगी। क्या ये सही नहीं है? इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट की बात की जा रही है, सज्जन से कि ये क्या क्रांतिकारी कदम नहीं है? क्या ये क्रांतिकारी कदम नहीं है? मैं उनसे उनकी राय जान रही हूँ। हाँ बताइए, मेरी बात सुनिए, इनको कहिए बात सुनिए मेरी जी। आप देखिए, माइग्रेट वर्कर का जो एक्ट था उसमें पहले से नियम था कि अगर मजदूर बिहार से राजस्थान में लाएंगे, राजस्थान से महाराष्ट्र में लाएंगे तो उसको भत्ता देना पड़ेगा, उसको आने जाने का किराया देना पड़ेगा। पहले से ये एक्ट बना हुआ है। अच्छा, ये क्या नई बात कह रहे हैं इसमें? ठीक है, चलिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ अतुल जी भी जुड़ चुके हैं। ठीक है, एक मिनट, हमारे साथ अतुल जी भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। माइग्रेट वर्कर, बहुत स्वागत है अतुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने पूरे देश के वर्कर को पैदल चला दिया और मैडम हजारों वर्कर डेथ हो गई। पार्लियामेंट में आप कहते हैं कि हमारे पास वर्कर की मरते, तो मैं भी करनी जानता हूँ, लेकिन हम भी जानते हैं ये क्या बात कर रहे हैं। राजनीति आपने राजनीति पिछले दरवाजे की है, आपने पूरे हिंदुस्तान में आपने पूरे हिंदुस्तान, लेकिन मजदूरों का अपमान मत कीजिए, सारी बातें तो बिल्कुल मत करिए, क्योंकि मजदूरों के साथ क्या हुआ था ये सबने देखा था। शिवम, ये तो आप बोल भी नहीं सकते, और चाहे कोई भी पार्टियां, क्योंकि सबने राजनीति की थी। खैर, हमारे साथ अतुल जी भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। अतुल जी, आपको क्या, लौटूंगी आपके पास सर। चंद्रशेखर जी लौटते हैं, हमारे साथ अतुल जी भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अतुल जी, आपको क्या कमी नजर आ रही है इस पूरे बिल में? नहीं, सबसे बड़ी कमी तो ये है कि इस देश की संसद को बाईपास करके सारा काम करने की कोशिश जो है ये पार्टी करती है। अब देखिए, ये जो बिल था, लेबर 3 बिल थे, ये बहुत महत्वपूर्ण बिल है, क्योंकि ये इस देश के अनऑर्गेनाइज 94% सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं उनसे संबंधित था। इसको इन्होंने क्या कर दिया, इसको इन्होंने मनी बिल कर दिया। इसी तरह से आधार बिल पर भी किया था। अब जो चर्चा है चंद्रशेखर जी कर रहे हैं या फिर बीजेपी के प्रवक्ता कर रहे हैं, कुणाल रावत जी कर रहे हैं, इसे चर्चा जो है राज्यसभा में हो नहीं पाई है, क्योंकि आपने मनी बिल कर दिया तो फिर उसको राज्यसभा में पास करने की जरूरत नहीं है। आपने अगर फाइनेंस बिल करके उसको रखा होता तो सारी चर्चा होती, राज्यसभा में उसको पास करना पड़ता। तो ये बाईपास करने का जो तरीका जो है ना, इसी में मंशा जो है वो सरकार की समझ में आती है। अभी 100 कर्मचारियों से, 100 मजदूरों से 300 मजदूर जो कर लिए है, एक यूनिट अगर 3000 कर्मचारियों का है, उसको 10 यूनिट में अगर डिवाइड कर देंगे तो हायर एंड फायर, ये जो सारे कॉस्मेटिक चेंजेस दिख रहे हैं हमें ऊपरी कि ये ऐसा होगा वैसा होगा, तो ये उसमें वो बाईपास करने का पूरा मौका मिलेगा। इसमें ले ऑफ्स और रिट्रेंचमेंट करने के जो अधिकार दिए गए हैं उसमें कोई क्या पोजीशन सिचुएशन क्या रखी है आपने? हायर एंड फायर सिचुएशन डायरेक्ट आप ये कर दो कि ये हिंदुस्तान है,
आप अगर व्यापारियों के दबाव में, पूरे व्यापारियों के दबाव में आकर सारा करोगे, सारे अधिकार उनको दोगे, तो जिस देश में 94%, 90% से ज्यादा अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं, उनकी सिक्योरिटी क्या है? इधर दिखाते हो सिक्योरिटी दिखा रहे और उधर लूपहोल छोड़ देते हो। पहले एक्ट में था टेम्पररी अकोमोडेशन का भी अरेंजमेंट करना था। अगर आप माइग्रेंट्स को लाते हो तो माइग्रेंट्स को लाने के बाद टेम्पररी अरेंजमेंट की जो बात थी अकोमोडेशन की, वो टेम्पररी अकोमोडेशन की बात भी जो है वो हटा दी गई है। तो कोई भी बिल जो है वो डिस्कशन नहीं करना और उसके ऊपर फिर सिर्फ जो कॉस्मेटिक चेंजेस के उसके बारे में बात करना और उसी को सामने लेकर रखना, ये कहां तक सही है लोकतंत्र में? ये पहली बात। दूसरी बात, डिस्कशन होता तो शायद बहुत सारी चीजें जो कोई मजदूर। अतुल जी ठीक है, शिवम लौटूंगी, मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक लेना है, मुझे ब्रेक लेना है, रखना चाहता हूं। ठीक है, लौटूंगी मैं, ब्रेक लेना है मुझे, सभी मेहमान बने हुए, एक छोटा सा ब्रेक फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ब्रेक पर जाने से पहले अतुल जी अपनी बात कर रहे थे, कुछ पूरी बात करिए, फिर उसके बाद शिवम के पास जाएंगे। नहीं, इसमें सबसे बड़ी बात जो है एक इंट्रा स्टेट लेबर के बारे में और इंटरस्टेट दोनों के बारे में। तो इंटरस्टेट के बारे में जो खुद अपने पैसे देकर आता है और वो अगर कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय है तो ही वो इसमें सेफ्टी बिल जो है उसमें वो कवर होता है। अभी इंट्रास्टेट जो लेबर है, अभी हमारे महाराष्ट्र में कोंकण से मुंबई में बहुत लोग काम करने जाते हैं, विदर्भ से बहुत लोग काम करने जाते हैं, उनको इसमें कवर नहीं किया गया। तो हमारा कहना यह है कि इसका रैपर बहुत अच्छा है। जिस तरह से इन्होंने फार्म बिल लाया है किसानों के संदर्भ में, जो 3 बिल लाए, उसका रैपर बहुत अच्छा है, लेकिन अगर अंदर आप देखने जाओगे तो वो पूरा का पूरा जो है वो एम्प्लॉयर को सपोर्ट करने वाला बिल है। उसमें ना तो किसान को कोई सपोर्ट है और यहाँ ना तो कोई मजदूर को सपोर्ट है। ये हायर एंड फायर पॉलिसी जो है, ये हायर एंड फायर पॉलिसी के इसमें सारे अधिकार जो है अगर आप इंडस्ट्रियलिस्ट को दे दोगे, एम्प्लॉयर को दे दोगे, तो इतने बड़े तादाद में जो मजदूर है उनके हकों का क्या होगा? ये सबसे बड़ी अहम बात है। रिफॉर्म चाहिए थे, लेबर रिफॉर्म जरूरी थे, लेकिन लेबर रिफॉर्म पूरे की पूरी तरह अगर एम्प्लॉयर के फेवर में होंगे तो फिर जो सुरक्षा का मुद्दा है वो सुरक्षा का मुद्दा जो है वो कमजोर पड़ जाता है। इसका जवाब लेंगे शिवम से, लेकिन जरा कुणाल जी और चंद्रशेखर जी का भी जवाब ले लेते हैं। चंद्रशेखर जी, क्या लग रहा है कि इन लोगों को बातचीत करनी जरूरी थी? और यहाँ पर कुणाल जी, क्या आप लोगों से संगठन से कोई बातचीत की गई है? पहले चंद्रशेखर जी, फिर कुणाल जी। मैडम, बात करनी तो बहुत जरूरी थी, लेकिन निरंकुश सरकार किसी से बात नहीं की। जहाँ तक हमारे साथी जो हैं बीजेपी की शिवम जी जो बात कर रहे हैं, ये दिल पर हाथ रख करके मजदूर संघ के कर्मचारियों से, मजदूरों से बात करें कि उनके दिल पे क्या गुजर रही है, उनको क्या ये सुविधा दिला पा रहे हैं, तो शायद इनकी सच्ची बात होगी। जहाँ तक ये सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, पहले से इतने कानून है कि ESIC की एक कानून है कि मजदूर जब फैक्ट्री से काम करके निकलता है और जब तक घर नहीं पहुंच जाता, उस फैक्ट्री मालिक का दायित्व तो बनता था। अगर बीच में दुर्घटना भी हो जाती थी तो उसका पूरा कंपनसेशन उसको मिलता था। अभी कौन सी नई बात ला दिए? कह रहे कि मैं घर से मजदूर को आने जाने का किराया देंगे। किस मजदूर को ये दे पाए? सरकार आज की तो है नहीं, पहले भी इनकी सरकार थी और आज भी सरकार की चल रही है। अभी तक तो जो पैसा होता था, जो भी कुछ, वो शायद सरकार के पास जाता था, लेकिन अब 50% पीड़ित को भी मिलेगा। मैडम, अगर कर्मचारी मजदूर अगर बात पहुंचाने के लिए मैनेजर के पास जाता है, उसको भगा देगा, और अगर वो श्रम कार्यालय में या कहीं बात करता है तो ये कहा जाएगा 60 दिन के बाद, 60 दिन के बाद तो पता नहीं कहाँ चला जाएगा। बात कर रहे हैं, स्थानीय सरकार से पूछिए, एग्जीक्यूशन करती हैं। लेबर इंस्पेक्टर हर बात में मोदी जी को दोष देना बहुत आसान है। आपने लेबर कानून में बांध, हर बात में मोदी जी को आप खड़े होते हैं, सुनते हैं, आपको लगता है राजनीति करनी है, तो स्थानीय सरकार को जाके क्यों नहीं कहते हैं आप लोग ये बात? नहीं, राजनीति कर्मी नहीं है ये अभी तक सारे राजनीति कर रहे हैं सर, आप शुद्ध रूप से राजनीति कर रहे हैं। आपने अभी बार-बार कहा, अतुल जी की बात का जवाब दे दें। यहाँ पे बात ये है कि अगर आपने बात की होती, बात ये है, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए ना शिवम जी, मैं आपसे भी बात, सबको बेच करके करे, अब लड़ो। मैं अतुल जी की बात का जवाब दे देता हूँ। पहले रोटी, मुझे लगता है चंद्रशेखर रावत जी के पास नहीं गई हूँ मैं, उनसे बात, उनका भी सवाल ले लेते हैं, क्योंकि मैं केवल ये कह रहा हूँ, आपने कहा जो हकीकत है, हकीकत सुनने का प्रयास आपने ये कहा नहीं, सच्चाई तो हम तो सुन रहे हैं, आप हकीकत को देख रहे हैं और सुनने का प्रयास कीजिए सर, हमको नहीं। आप
आप सुनने का प्रयास कीजिए शख्सियत को। सुनाया, बाहर आ ठीक है, जाइए वापस एक मिनट, विचारधारा से। हाँ, ठीक है, बाहर आ चंद्रशेखर जाइए। जी, शिवम, एक इस सेकंड। देश का विकास तब हो सकता है जब एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर, काम देने वाला और काम करने वाला के बीच में सामंजस्य बनेगा। आपस में कॉन्फ्रंट्रेशन होगा, झगड़ा होगा, लड़ाई होगी, तो इस देश का भला नहीं हो सकता। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। अगर शिवम इतना था तो दूसरी फिर बात क्यों मैं कहना राज्यसभा चाहता में, हूं, क्यों यहाँ पर मैं बातचीत दूसरी बात ये क्यों कहना नहीं चाहता हूं। बातचीत अपने आप ही सब चीज पारित किया जा मैं रहे दूसरी हैं। बात ये कहना चाहता हूं, कोई बहस ही अभी नहीं हो अतुल रही जी है। आकर के चैनल के ऊपर में, अभी अतुल जी आकर के चैनल, तन्वी जी अभी भी अतुल जी आकर के चैनल में अपनी बात कह रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता होती है कि सदन के पटल पर जब लोकसभा में बिल आया तो अपनी बात कहते, इसने कहा था वॉकआउट करने के लिए। भैया आपकी मैंने कहा ना, जब देश हित पे राजनीति भारी पड़ेगी तो ऐसा ही असर होगा। मैं आपको कह देता हूं, आप मुझसे ये बात कह रहे हैं, अगर आपके जहन में, आपके मन में कोई बात थी तो आप सदन के पटल पे कहते सर। क्यों आपने नहीं कहा? क्योंकि आपके पास कुछ कहने के लिए है नहीं। राजनीति आपके लिए परमो धर्म है, तो आप कीजिए, कोई आपत्ति नहीं है मुझको। और जो मैंने मेरे हिसाब से कहे, आपने हायर और फायर की आपने बात कही, माननीय प्रधानमंत्री सुनिए ना सर, हायर और फायर की आपने बात कही। पहली बार इस एक्ट के माध्यम से, पहली बार इस एक्ट के माध्यम से, सुनिए ना, और सर सुन तो लीजिए कोरोना काल में आप तो बीमारी पैदा कर देंगे। महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, आप लोगों ने क्या करके दिखाया है पूरा हिंदुस्तान जानता है। ठीक है, इस बारे में बहस मत कीजिए। अब एक सेकंड, दूसरी बात, जब बिल लेके सरकार आती है सर, सुनिए मैं मानता हूँ आप महाराष्ट्र से हैं, प्रताड़ित हैं, पीड़ित हैं, मैं समझ सकता हूँ आपकी भावना। आप मेरा एक बार बात सुनिए, मैं ये केवल कह रहा हूँ, मैं केवल ये कह रहा हूं कि आपके महल में शिवम सुन लिया, क्योंकि अब इसका जवाब वो अतुल जी देंगे। लेकिन मुझे बहुत देर से कुणाल जी के पास नहीं गए, एक बार कुणाल जी के पास जाती हूँ, फिर मैं बाकी मेहमानों का रुख करती हूँ। मैडम एक मिनट, आपने बोला चंद्रशेखर जी, बहुत देर से कुणाल जी आप बोलिए। देखिए ये शिवम जी जो कह रहे हैं, केवल एक मिनट, मात्र एक मिनट। छाबड़ा जी ये कह रहे हैं कि आप बिल पे जा रहे हैं, आप सामंजस्य बनाइए। मैं पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने श्रम सम्मेलन कोई बुलाया, श्रमिकों से बात किया, ILO से बात की, ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को किनारे उठा के फेंक दिया। आप किसी से बात ही नहीं कर रहे हैं, आप सीधे बिल लेके पास करके उठा के फायर। सुनिए ना, बिल जब लेके आ जाता है बहुत डिटेल प्रोसेस होता है। सुनिए, बड़ी सघन चर्चा की जाती है। अब अगर आप सोचते हैं कि सम्मेलन जो है वो सार्वजनिक रूप से आपके साथ होना चाहिए, आपको नहीं बुलाया, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। अगली बार आप मुझको बोलेंगे, शायद आपका नंबर भी दे देंगे, आपको बुला लेंगे, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैंने कहा राजनीति उस विषय में कीजिए जहाँ जरूरत है। अगर मेरे बिल में आपको दिक्कत है, आप मेरे को आप कुणाल जी बोलिए। देखिए शिवम जी जो बात कह रहे हैं ना कि राजनीति हो रही है, जिस राजनीति की वजह से श्रमिकों के जीने के अधिकार को छीना जा रहा है, बोलने के अधिकारों को छीना जा रहा है, वहाँ राजनीति करना भी बुरी बात नहीं है। राजनीति कोई बुरी चीज है कि ये बार बार राजनीति की बात कर रहे हैं? आप राजनीतिक रूप से आप ILO को बाहर कर रहे हैं, आपने मीटिंग भी बुलाई, और शिवम जी कह रहे हैं 300 लोगों का जवाब नहीं दे रहे हैं, ये कह रहे हैं 3 महीने का कंपनसेशन देंगे। अरे सर, मीटिंग केवल 27,000 रुपए नहीं, 1 साल से प्रोसेस चल रहा है। क्या बात कर रहे हैं आप क्या बात कर रहे हैं सर? सर आपकी जानकारी मैं ठीक कर देता हूँ ना सर, मैं आपकी जानकारी ठीक कर देता हूँ मेरे भाई। मैं ये कह रहा हूँ, केवल आपके ऑप्टिक्स के लिए 2 महीने पहले बैठक नहीं बुलाई, तो आपको लग रहा है कि साहब बिल अपन ले आए। 1 साल से इस बिल पे काम चल रहा है। आप 27 जो काम 73 साल में नहीं हुआ, 72 ईयर्स, आप पे पट्टी बांध के रखे आप लोग, और आज आप आरोप करने के लिए बात कर रहे हैं। शिवम जी सुनिए, शिवम जी सुनिए एक बात। जिस बात को शिवम जी बात सुनिए, 73 वर्ष में नहीं कर जो है पार्लियामेंट मोदी ने कर दिया, सुनो हो गया। 1 मिनट, आपके पेट में दर्द हो गया सर। स्टैंडिंग कमेटी पार्लियामेंट की जिसने 1 मिनट कुणाल जी, स्टैंडिंग कमेटी पार्लियामेंट की जो है, उन्होंने कहा था कि जो ट्राइब्यूनल के पास जाना है 60 दिन के नोटिस का, उसको उन्होंने लिमिट किया था। जो इसेंशियल सर्विसेज है, चाहे पानी हो, बिजली हो, टेलीफोन हो, इन सारे चीजों को छोड़कर बाकी लोगों के लिए इस तरह की नोटिस रखना उन पे अन्याय होगा। ये पार्लियामेंट्री कमेटी ने कहने के बावजूद
आपने सारे इंडस्ट्रियल वर्कर को, इस्टेब्लिशमेंट को जो है उसके अंदर लाके उनका स्ट्राइक करने का या अपनी बात रखने का अधिकार छीन लिया। दूसरी बात, 300 लोगों तक जो हायर एंड फायर पॉलिसी है उसमें तो आपने जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 कहता है जीने का अधिकार, यानी मुझे कुछ कहना है उसमें सुनने का भी अधिकार जो है, राइट टू हियर, वो अधिकार भी हायर एंड फायर। दीपाली जी एक मिनट, उसमें उन्हें बिना पूछे निकालने का अधिकार जो है वो एम्प्लॉयर को दिया है। सामान ढोने वाला उसको इस मेरे भाई आपने नहीं, सिर्फ कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर का डेफिनेशन क्या है? अगर कोई सिर्फ कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर का डेफिनेशन क्या है? आपके कथनी और करनी में बहुत फर्क है शिवम जी, क्या आपके कथनी और करनी में बहुत फर्क है। केवल हमारा हम माता रखते हैं। अगर आप मजदूरों के हक में बात करते, अगर आप मजदूरों के हक में बात करते तो हम आपके साथ में खड़े होते। आपकी चोरी तो वहीं पकड़ी गई क्योंकि आपने इसको फाइनेंस बिल नहीं रखा और आप कैसे खड़े हो सकते हैं? पास करना नहीं आप लेकिन अतुल जी, जब आपको अपनी बात रखनी होती है तो आप वॉकआउट क्यों कर जाते हैं? जो शिवम ने सवाल किया था अतुल जी, आप लोग मजदूरों के विरोधी हैं और 70 साल की बात छोड़ दो, आप 11% का भी जीडीपी ग्रोथ रेट दिखाया है। एक सेकंड, शिवम में अतुल जी इसका भी तो जवाब दीजिए। आपकी बात ठीक है अतुल जी, इसका भी जवाब दीजिए। अतुल जी एक मिनट, अरे एक मिनट, मेरी भी बात। और ये जो आपके दिखाने के दांत और खाने के दांत जो अलग है ना, ये स्पष्ट आ गए इसके सामने। इसमें आपके दिखाने के और खाने के दांत जो है वो स्पष्ट आते हैं। सर सुनिए, सारे लोगों को लेकर उत्तेजित होने का कोई बात नहीं है। आप चलिए इस पर आगे चर्चा करेंगे। और अतुल जी में आप लौटेंगे तो आप ये जवाब दीजिएगा कि क्यों आप लोग हर बात पे वॉकआउट क्यों कर जाते हैं? जब मौका होता है बोलने का तब पूरा विपक्ष वॉकआउट कर जाता है। इसका जवाब लेंगे अतुल जी से, फौरन लौट रहे हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अतुल जी जवाब दीजिए, जो शिवम पूछ रहे थे कि जहां आपको आवाज उठानी चाहिए वहां आप वॉकआउट कर जाते हैं। ऐसा है कि पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स को बाईपास को किसने किया है ये मैंने विद प्रूफ आपको साबित कर दिया है। ये मनी बिल हो ही नहीं सकता। मनी बिल इसलिए किया गया है कि सारी चीजें बुलडोज करके इनको अपने जनता पे लादने की है। जब मैंने कहा कि स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर ने सजेस्ट किया था कि इसके एम्बिट में गैस, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन और वाटर इनको छोड़कर इसके एम्बिट में बाकी इस्टेब्लिशमेंट को लाना नहीं है, फिर भी उस रिकमेंडर को दरकिनार करते हुए बाकी लोगों पे ये लाद दिया कि उनको 60 दिन की नोटिस देनी पड़ेगी, ट्राइब्यूनल का डिसीजन आने के बाद वो स्ट्राइक पर जा सकते हैं। तो ये सरासर अन्याय है। दूसरी बात, 300 लेबर तक के पूछने की जरूरत नहीं निकालने के लिए। तो राइट टू हियर का कोई सवाल है ना? इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रोसीजर लेट डाउन बाय लॉ है, उसको बाईपास करके आप सब करते हो। तो ये बिल आपने मोर को दाना चुगाते हुए बनाया है क्या? मेरे मन में आया, मैंने लिख दिया, मैंने बोल दिया, और बाकी लोगों जो स्टेक होल्डर्स है उनके साथ हमें चर्चा नहीं करनी है, सारी चीजें बुलडोज कर लेनी है। इसके खिलाफ हम लोग है। इंट्रा स्टेट लेबर के बारे में भी मैंने कहा, इन्होंने कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर का क्यों ही व्याख्यात किया है, बाकी चीजों को व्याख्यात नहीं किया। इसमें दिखता जो है ना कॉस्मेटिकली, ये कहते हैं हमने ऐसा किया, हम पैसा दे देंगे, हर चीज को आप बाईपास क्यों कर रहे हैं? कृषि बिल को लेकर भी यही हो रहा है। कृषि विधेयक जो आया उसके लिए अभी भी जो किसान हैं वो लगे हैं, हड़ताल कर रहे हैं। आप हर चीज को बाईपास कर रहे हैं, चर्चा नहीं कर रहे हैं, और फिर उसके बाद जब बिल पास हो जाता है तो उसकी उपलब्धियां गिनाने में एक छोर से लग जाते हैं सबके सब। जिसको फायदा होना है वो नहीं संतुष्ट है, तो आप खुद कैसे संतुष्ट हो सकते हैं? क्योंकि दीपाली जी, दुख की बात यह है कि हिंदुस्तान के अंदर विपक्षी पार्टियां इस कदर से मोदी सरकार का विरोध कर रही हैं जैसे वो देश का विरोध करने पे उतारू हैं। अब आप कल्पना कीजिए, कृषि के क्षेत्र के अंदर में इतनी शानदार उपलब्धियां सरकार ने करके दिखाई, कृषि बिल के माध्यम से इतना अच्छा शिवम जी, हमने जो नोटबंदी के वक्त कहा था वो सही हुआ। हमने जीएसटी के बारे में जो कहा था वो सही हुआ। हम लोग जो एपीएमसी के बारे में बात कर रहे हैं वो भी सही हुआ। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। राहुल जी ने जीएसटी के वक्त कहा था कि किसी से हाथ पे, आपको बता रहा हूं मैं, जितने एक्ट है, जितने टैक्सेशन से रिलेटेड एक्ट है, 70 साल में जितने अमेंडमेंट नहीं हुए हैं, 3 साल में जीएसटी में अमेंडमेंट हुआ है। मेरी बात विश्वास कीजिए, 3 साल में जितनी अमेंडमेंट हुई है जीएसटी में, उतनी अमेंडमेंट पूरे सेल टैक्स, वैट, एक्साइज इनमें नहीं हुए हैं।
और वो साबित हो चुका है। नोटबंदी ने इस देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। और आप क्या बात कर रहे हैं? मोदी जी को विरोध नहीं है। मोदी जी है कौन? आज प्रधानमंत्री कल नहीं रहेंगे, लेकिन इस देश की जनता के खिलाफ जो खड़े हुए हैं भाजपा के लोग, उसके खिलाफ बात हो रही है। आप जनता के खिलाफ बात करोगे तो हम बात करेंगे। जनता के खिलाफ आप खड़े हैं सर। नहीं, एक मिनट शिवम, अगर हम दीपाली जी, हाँ आप खड़े हैं, बोलिए मेरे पास। हाँ बोलिए। बहुत सा स्पष्ट बात है। आज अगर कोई इंडस्ट्री लगा रहा है, कोई पूंजीपति एक मालिक है, तो वो क्या करता है कि सारे कामों का अलग अलग पेटी कंट्रैक्टर कर देता है। वो कंट्रैक्टर जाके चौराहे से 10 लेबर लाएगा, शाम को उसको रुपए गिन करके फेंक देता है। अगर कोई ज्यादा बोलता है तो लाठी से मार के भगा देता है। वो तो कंट्रैक्टर हुआ। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार है। सर कंप्लेंट कीजिए ना, जो सूचना क्या बात कर रहे हैं आप लोग? जनरल स्टेटमेंट वहाँ पे नहीं, मेरे को बताइए, हम यहाँ पॉलिसी की बात कर रहे हैं। सुन लीजिए, अगर वहाँ पे काम 6 महीने से कर रहा है कर्मचारी, तो स्थानीय प्रशासन नहीं दे रहे। बोलिए ना सर, क्यों नहीं ठीक है? शिवम, बात उनकी सही है। कंप्लेन करना इतना आसान है क्या? जो वो कह रहे हैं उनको सैलरी नहीं मिल रही है। आपकी बात हो सकता है लॉजिकल हो। माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ, एक मिनट मेरे पास समय कम है, एक बार कुणाल जी से और मैं यदि ये दिक्कत है, स्थानीय लेबर इंस्पेक्टर को कंप्लेंट क्यों नहीं की गई? निकाल दिए गए। नहीं, आप मुझे बताइए, यदि ये दिक्कत है, मंत्री जी का कोई स्थानीय लेबर इंस्पेक्टर को कंप्लेंट की कि नहीं की, कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? ये स्थानीय प्रशासन का विषय है। हर चीज स्थानीय प्रशासन का है, हर चीज स्थानीय सरकार का है, सब राज्य सरकार का। ये तो गजब की बात कर रहे हैं शिवम। हर बात पे आप सरकार का काम तो स्थानीय प्रशासन का है दीपाली जी। तो फिर क्या फायदा? क्या फायदा ऐसे रिफॉर्म लाने का जिसको फायदा ही नहीं हो पा रहा? खैर, जल्दी से मुझे कुणाल जी से भी सवाल लेने दीजिए। कुणाल जी, आप अपनी बात रखिए क्योंकि फिर समय कम है मेरे पास। पॉलिसी का क्रियान्वयन स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी है कि नहीं है? शिवम, एक सेकंड। शिवम जी को एक बात कहना चाहता हूँ मैं, ये सुनने की कैपेसिटी नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ, इन्होंने बड़ी होशियारी से बात की। अरे मैं नहीं हूँ सर, आप नहीं हो, आपने मेरी बात को रोक दिया। आपको मैं कैसे बोलने दूंगा? आप कैसे बोलेंगे? आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे। आपने मेरी बात नहीं बोलने दी, मैं आपको कैसे बोलने दूंगा? सुनिए, नहीं, आप भी सुनिए। आप भी सुनना चाहते? जब मैंने बोलना शुरू किया आप मुझे बोल पड़े। अब मैं आपको नहीं बोलने दूंगा, बिल्कुल नहीं बोलने दूंगा आपको। आप लोग मसूर विरोधी हैं, आप लोग किसान विरोधी हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? इंस्पेक्शन करने के लिए जाने नहीं देते सर। 70 साल बाद पहली बार किसी आदमी ने ऐसे तो बात ही सामने आ पा रही है। एक सेकंड, पूरी बात तो रखनी दीजिए। एक सेकंड शिवम, एक सेकंड, शांत होइए, एक मिनट शांत। मजदूर की शिकायत पे इंस्पेक्टर के इंस्पेक्शन के आपने रोक रखा है। आप पीएफ डिपार्टमेंट में पूछिए ना कि इंस्पेक्शन नहीं करने देते। ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जो शायद जो जमीन पे रहते होंगे वो पता चलता होगा। यही बात निकल कर आ रही है कि अगर बहुत सारी चीजें सोची जाती है लेकिन उसका इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। क्या ये बात सही है कुणाल जी कि अब ये जो बिल है, जो रिफॉर्म अभी बिल आया है, मैं दीपाली जी, मैं केवल एक बात कहना चाह रहा हूँ आपको। हाँ बोलिए। आप ये बात दीपाली जी बहुत ही धैर्यपूर्वक आपको एक बात कहना चाहता हूँ। आप जो भी इंस्पेक्टर, एक मिनट, वो पूरी बात कर ले फिर करिएगा। हाँ बोलिए कुणाल जी। इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन के अधिकार इस पे छिले हुए हैं। आज प्रोविडेंट फंड किसी का नहीं करता है तो इंस्पेक्शन करने का उसको अधिकार नहीं है। ये है इनके कानून में। ये कानून में बोलने की आजादी खत्म हो गई। आपको इन्होंने कहा कि 3 महीने की तनख्वाह मिलेगी। आप देखिए कि 3 महीने की तनख्वाह कितनी होती है। जब मिनिमम वेज 9,000 रुपया है, 27,000 में उसके नौकरी के जीने के अधिकार को छीना जा सकता है। तो क्या ये अच्छा कानून है? ये है सबसे बड़ा सवाल। बोलिए शिवम, जल्दी से जवाब दीजिए। मैं केवल ये कह रहा हूँ, केंद्र सरकार का विषय ये था कि मजदूरों के अधिकारों की रक्षा की जाए, उनका संरक्षण किया जाए। सरकार ने उस काम को बहुत बखूबी निभाया। लेकिन जहाँ तक क्रियान्वयन की बात, एग्जीक्यूशन की बात, दीपाली जी, देश के फेडरल स्ट्रक्चर को समझने की आवश्यकता है। कुछ चीज़ें स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी का क्षेत्र होता है जिसमें केंद्र सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। पॉलिसी बनाना हमारा काम है, क्रियान्वयन बनाना दूसरी सरकार का काम है, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे सीपीएम की हो, या किसी पार्टी की हो। तो यदि वहां पर इस प्रकार की शिकायतें जाती हैं, उस पर उसका निवारण भी किया जाता है। अब आप केवल आकर के चैनल पे इस प्रकार की बातचीत करेंगे तो यह न्यायपूर्ण बात है।
हम बात बिल की कर रहे हैं, हम बात एक्ट की कर रहे हैं, और मैं इस बात को बहुत जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि इस देश के मजदूरों की, सर इस देश के मजदूरों की रक्षा करने वाला कानून मोदी जी लेकर के आए हैं, इस बात को आप डिनाई नहीं कर सकते। अगर आप राजनीति के तौर पे आप विरोध करते हैं, आप स्वतंत्र हैं। चलिए मेरे पास समय इतना ही है, मेरे पास समय इतना ही है, ठीक है, चलिए ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, मेरे पास समय इतना ही था, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल तो इसकी तमाम उपलब्धियां गिनाई जा रही है सरकार की तरफ से, लेकिन चूंकि यहाँ पर जो मजदूर संगठन हैं वो इस बात का वो भी विरोध कर रहे हैं कि बिना चर्चा के, बिना बहस के इस कानून को लाया गया, इसमें तमाम खामियां हैं, लेकिन उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया, कोई राय नहीं ली गई। लेकिन फिर भी सरकार कह रही है कि ऐतिहासिक है। देखना ये होगा कि क्या वाकई ये कुछ काम आता है, क्या वाकई इससे स्थितियां सुधर पाती हैं, ये वक्त बताएगा। फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।